अध्याय 51। धूल के एक बादल के साथ लौटना। शिवा की गहरी नसों ने उसे तुरंत कार शुरू करने पर मजबूर कर दिया और उसने त्वरक पर पैर रखा। गर्जना के साथ तहखाने के कार पार्क से बाहर निकल पड़ी। अनामिका इंटरनेशनल के कई सुरक्षा गार्डों ने कार के सिलहूट को दूरी में गायब होते देखा और हैरानी में एक दूसरे को देखा। उनमें से किसी को नहीं पता था कि कंपनी के बड़े लोगों में से कौन इतनी कुशलता से गाड़ी चला सकता था। ड्राइव करते समय शिवा ने पूछा, क्या हुआ दाई माँ? जिस पर मिस काम से लौटी और घर पहुंची, मास्टर आ गए और अब वे बाहर झगड़ रहे हैं। दाई माँ ने कर्कश स्वर में कहा, मालिक कृपया जल्दी वापस आएं। मास्टर ने बड़ी संख्या में लोगों को साथ लाया है, वे अच्छे लोग नहीं लगते, मुझे डर है कि वे मिस को नुकसान पहुंचाएंगे। दाई माँ के बोलने से पहले लाइन के दूसरी तरफ से एक जोरदार शोर आया। इसके तुरंत बाद एक परिचित पुरुष आवाज शिवा के कानों में गूंजी, तू वही बदबूदार नौजवान है जिसका नाम शिवा है। मैं रणवीर हूँ, मैं यही तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अगर तुझमें हिम्मत है तो अभी आ। शिवा का हाथ जो स्टीयरिंग व्हील पकड़े था, उसकी नसें तुरंत उभर आईं। वह स्पष्ट रूप से लाइन के दूसरी तरफ दाई माँ की चीख सुन सकता था। जाहिर था कि उनका फोन जबरन छीन लिया गया था। क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? मैं सब कुछ अच्छे से जानता हूँ। तू शिवा, अगर तुझमें हिम्मत है तो अभी यहाँ पहुँच। मैं देखना चाहता हूँ कि तुझमें क्या दम है। एक मटन कटार बेचने वाले ने मेरे रावत परिवार की छोटी लड़की के साथ ऐसी बेहुदा हरकतें की हैं। शिवा ने और बात नहीं की, उसने कॉल काट दी। अगर यह फोन अंजलि का दिया हुआ न होता तो वह इसे अब तक टुकड़े टुकड़े कर चुका होता। एक झटके में त्वरक को दबाया गया। भले ही यह भीड़भाड़ वाले ट्रैफिक का पीक आवर था, गर्जन करता इंजन इतना डरावना था कि कई गाड़ियों ने आज्ञाकारी रूप से रास्ता दे दिया। सफेद BMW तूफान की तरह सड़कों से गुजरी, अनगिनत ड्राइवरों को भड़काते हुए, लेकिन ये सब शिवा के लिए मायने नहीं रखता था। उस वक्त शिवा की आंखों में सिर्फ एक सीधा रास्ता था, न कोई ट्रैफिक नियम, न कोई ट्रैफिक लाइट। वह जो चाहता था वह थी गति, और सिर्फ गति। जिस रास्ते में आमतौर पर 20 मिनट से ज्यादा लगते थे, शिवा ने मिसाइल की तरह अपने गंतव्य तक पहुंचने में 10 मिनट से भी कम समय लिया। विला के सामने गाड़ी धुएं और धूल का एक बादल उड़ाती हुई एक डरावने पड़ाव पर रुकी। उस समय शाम हो चुकी थी। गोल्डन गार्डन के विशाल और शानदार विला क्षेत्र में सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। इससे पेड़ लाल रंग की छाया दिखा रहे थे, जबकि घास सोने की नदी की तरह चमक रही थी और नज़ारा असाधारण रूप से खूबसूरत था। लेकिन शिवा के पास इस दुर्लभ दृश्य की तारीफ करने का मूड नहीं था। गाड़ी से उतरते ही वह गंभीर अभिव्यक्ति के साथ विला के मुख्य दरवाजे की ओर चला। शिवा के दरवाजे तक पहुंचने से पहले उसे जोर से खोला गया। रणवीर का आकृत्य एक सीधी मुद्रा और सूट में बाहर निकला। उसका चेहरा, जो आमतौर पर स्मार्ट और परिपक्व दिखता था, इस पल में छायादार और उत्तेजित लग रहा था। ऐसा था जैसे वह समझ गया हो कि वह शिवा के खिलाफ उस अपमान का बदला ले सकता है जो उसने उस पर लाया था। उसके पीछे 5 युवक थे जिन्होंने एक समान कपड़े पहने थे, काली तंग छोटी आस्तीन वाली शर्ट। उनकी उभरी मांसपेशियों से ये समझना मुश्किल नहीं था कि उनके पास असाधारण युद्ध कौशल था। हाँ, हरामी, तुझमें वाकई यहाँ वापस आने की हिम्मत थी। मुझे लगा तू डर के मारे भाग जाएगा। रणवीर ने सिर झुकाया, अपनी आंख का कोना उठाया। उसकी आंखों में गहरी नफरत झलक रही थी। शिवा ने आह भरी, लगता है मेरा स्वभाव वाकई नर्म पड़ गया है, वरना सिर्फ उसकी इस गंदी बात के आधार पर उसकी जुबान काटने का पर्याप्त कारण था। अनायास उसने रणवीर को देखा और पूछा, अंजलि और दाई माँ कहाँ हैं? जैसे ही ये शब्द बोले गए, विला के दरवाजे से 2 आकृतियां निकली। मालिक सावधान रहे। दरवाजे से दाई माँ, जो एप्रन पहने थी, ने पीले चेहरे वाली अंजलि को सहारा देकर बाहर निकाला। अंजलि ने अपने ऑफिस के कपड़े नहीं बदले थे। उसका शांत और आकर्षक चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा खो गई हो। उसकी नज़र उदास थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और वह बिना किसी ध्यान के फर्श की ओर देख रही थी, जैसे कि उसके सामने जो कुछ हो रहा था उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। अगर कोई कहे कि अंजलि का ये दृश्य शिवा के दिल में कुछ दर्द पैदा कर रहा था, तो दाई माँ के चेहरे पर लाल निशान ने शिवा की आंखों में एक खतरनाक चमक पैदा कर दी। यह अफसोस की बात थी कि रणवीर ने स्पष्ट रूप से शिवा की अभिव्यक्ति में इस बदलाव को नहीं देखा। मटन कटार बेचने वाले नौजवान, मैं तुझे बता दूं, आज तू यहाँ लौटा है, तूने खुद ये मुसीबत मोल ली है। मेरे भाइयों की मुट्ठी और लातों की कोई आंख नहीं होती। अगर तू कम मार खाना चाहता है
तो जमीन पर घुटने टेक और मुझसे दर्जनों बार माफी मांग, फिर मेरे चमड़े के जूते चाट और आज्ञाकारी रूप से कूड़ेदान में जा। शायद मैं तुझे इतने में छोड़ दूं और भागने दूं। रणवीर अजीब तरह से हंसा, उसकी आवाज में पागलपन की छाप थी। रणवीर, शिवा ने सिर उठाया और अपनी आंखों के सामने इस भीठ आदमी को ठंडी नजरों से घूरा। मुझे लगता है तुमने पहले भी कहा था, मुझे सबसे ज्यादा धमकी से नफरत है। तुम मुझे धमकी दे सकते हो, लेकिन इसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। हाँ, मैं तुझे धमकी दे रहा हूँ। नीच इंसान, तू क्या कर सकता है? क्या तुझमें मेरे इन 5 भाइयों को धूल चटाने की हिम्मत है? गुस्से से हंसते हुए रणवीर ने गर्जना की। शिवा ने और बात नहीं की। कदम दर कदम वह रणवीर की ओर बढ़ा। 5 किराए के गुंडों ने स्पष्ट रूप से शिवा को गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार सिर्फ दिखावट से देखकर इस नौजवान में जवाबी ताकत नहीं लगती थी। इसलिए जब उन्होंने शिवा को पास आते देखा तो सिर्फ एक आदमी आगे बढ़ा। उसने अवमानना भरी नजरों से शिवा को देखते हुए उसकी ओर कदम बढ़ाया। शिवा काले कपड़े वाले आदमी को देखने के लिए इतना आलसी था। जैसे ही काले कपड़े वाला अपनी बाहें उठाकर और अपनी मुट्ठी को तेज गति से घुमाता हुआ आगे बढ़ा, जैसे कि यह सटीक गन्ना से हो, शिवा ने भी जवाब में एक मुट्ठी घुमाई। धड़ाम, 2 मुट्ठियां टकराईं और वाकई एक कर्कश ध्वनि निकली, लेकिन जो नतीजा सामने आया वह कुछ ऐसा था जिसने सबको हैरान कर दिया। आउच! जिस आदमी ने पहले मुट्ठी चलाई थी उसकी अभिव्यक्ति विकृत हो गई। उसने अपनी मुट्ठी को पकड़ लिया और दर्द में जमीन पर घुटने टेक दिए। हाथ मूंगफली के दाने जैसे पसीने की बूंदें टपकने लगी। उस आदमी को सचमुच लगा कि उसकी पूरी बांह की हड्डियां चूर चूर हो गई थीं। दर्द की तीव्र लहरों को महसूस करने के बाद वह वहीं बेहोश हो गया। बाकी 4 गुंडों को स्थिति का अंदाजा होने से पहले ही शिवा आगे बढ़ चुका था। जल्दी जाओ और लड़ो। रणवीर को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने हड़बड़ाहट में आदेश दिया। तब जाकर 4 लोगों ने शिवा पर अपने लातें चलाईं, उसे जमीन पर गिराने के इरादे से। लेकिन जब चारों के हमले शिवा के शरीर पर पड़े तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि चाहे लात शिवा की छाती, पेट, जांघ या कहीं और लगी, हमलों से शिवा का शरीर जरा भी नहीं हिला, जैसे कि उनकी लातें मोटे और भारी लोहे की प्लेट या किसी विशाल चट्टान पर पड़ी हों। उनकी ताकत इस राक्षस को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए बिल्कुल नाकाफी थी। चारों के पीठ पर ठंडा पसीना छूट गया। ये नौजवान, क्या इसका शरीर स्टील से बना है? शिवा की नज़र रणवीर पर सख्ती से टिकी थी। हमलों को झेलने के बाद उसने लापरवाही से अपने हाथों को चाकू की शक्ल में बनाया। 4 बेचारे किराए के गुंडों को न तो कोई और हमला करने का मौका मिला, न ही भागने का। इससे पहले कि उनकी नज़र धुंधली होती, हर एक की गर्दन पर एक जोरदार चोट पड़ी थी। बाकियों ने जो देखा वह सिर्फ शिवा की आकृति थी, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जब 4 स्वस्थ और तगड़े आदमी जमीन पर गिर पड़े, बेहोश, इस पल रणवीर को अपने अंदर पछतावे की लहर महसूस हुई। उसे नहीं लगता था कि शिवा से बदला लेना गलती थी, बल्कि उसे लगता था कि उसे इस शख्स से और ज्यादा गुंडों की मदद लेनी चाहिए थी। अध्याय 52। यह आपकी बारी है। यह आपकी बारी है। रणवीर के साथ शिवा आमने सामने खड़े थे। रणवीर को उसी तरह देख रहे थे जैसे एक कसाई मांस के टुकड़े को काटने की मेज पर देखता है। शांतिपूर्वक उन्होंने पूछा, क्या आप टूटा हुआ पैर चाहते हैं या टूटी हुई बांह? अगर आप मरना चाहते हैं तो मैं उसमें भी आपकी मदद कर सकता हूँ। वह मजाक नहीं कर रहा था। तभी रणवीर ने प्रतिक्रिया दी, क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने किसी की आंखों में जानलेवा इरादा महसूस किया, नग्न और सच्चा जानलेवा इरादा। वह वाकई मुझे मार डालेगा। तू दूर रह। रणवीर डर गया था और धीरे धीरे शिवा से कुछ दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पीछे सीढ़ी और विला का मुख्य द्वार था। अचानक रणवीर ने अपना सिर घुमाया, खाली और भावहीन अंजलि को देखा और जोर से चिल्लाया, छोटी लड़की, तेरा ये जंगली आदमी तेरे पिता के पैर तोड़ना चाहता है। क्या तू उसे सबक नहीं सिखाएगी? उसके बोलने के तुरंत बाद उसने अपनी ठुड्डी पर स्टील के सिरौते की तरह एक जोड़ी हाथ महसूस किया। एक आवाज, इतनी ठंडी कि बर्फ में जमी धातु जैसी लग रही थी, उसके कानों तक पहुंची। तेरा मुंह वाकई बदबू मारता है। शायद मुझे पहले तेरी जुबान काटनी चाहिए, उसे वापस तेरे मुंह में ठूंसना चाहिए, फिर तेरा मुंह बंद कर देना चाहिए। जब तुझे भूख लगे तो तू सिर्फ अपनी जुबान ही खा सकता है। बता, तुझे यह विचार कैसा लगा? रणवीर इतना डर गया था कि उसका चेहरा राख की तरह सफेद हो गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन अगर वह जरा भी संघर्ष करता तो शिवा का हाथ, जो उसकी ठुड्डी पर जकड़ा था, और ज्यादा ताकत लगाता।
वह पहले से ही इतने दर्द में था कि उसने 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं की। इस समय अंजलि, जो दरवाजे पर खड़ी थी, ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी खूबसूरत आत्माहीन आंखों में आखिरकार थोड़ी चमक लौटी। उसने शिवा को अत्यंत जटिल भावनाओं के साथ देखा, फिर रणवीर पर नजर डाली, जो ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी पैंट में पेशाब करने वाला हो, और बोली, शिवा, उसे छोड़ दे, अब उसे और डराओ मत। अंजलि का स्वर हमेशा की तरह ठंडा और उदासीन नहीं था। उसने बहुत हल्के ढंग से बात की, लेकिन यह वही बात थी जो किसी तरह शिवा के जलते गुस्से को शांत करने में कामयाब रही। वह उस औरत से बहुत मिलती जुलती है। शिवा थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। वह आकृति, जिसे उसने जानबूझकर अपने दिमाग से भूलने की कोशिश की थी, उसे पल पल के लिए रोमांचित कर रही थी। शिवा ने अपना हाथ छोड़ा, और रणवीर, जो दर्द में था, ने भयभीत होकर किनारे पर छलांग लगाई। उसने सावधानी से शिवा को देखा, भारी भारी सांसें लेते हुए। पापा, ये यशवंत था जिसके लिए आप आए थे, ना? ये लोग भी आपको उसी ने दिए होंगे। अंजलि ने शांति से रणवीर को देखा और हल्के से पूछा। रणवीर के चेहरे पर पुरुषत्व की झलक दिखी, और उसने शिवा को घृणा से देखा। तो क्या हुआ अगर ऐसा है? यशवंत मुझे इस हरामी से छुटकारा पाने में मदद कर रहा है। इस तरह का गधा हमारे रावत परिवार की संपत्ति लूटना चाहता है। मैं इसके लिए कभी राजी नहीं हूँ। पापा, अंजलि ने दुखी होकर कहा, उसकी आंखों में दर्द था। पापा, क्या आपको नहीं पता कि आप सिर्फ यशवंत द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं? आप यशवंत को मेरे लिए मुसीबतें खड़ी करने में मदद कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि कंपनी अभी किस तरह की खराब स्थिति में है? पापा, कृपया थोड़ा शांत हो जाए। यशवंत बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। बकवास। रणवीर गर्जा, तू छोटी लड़की, अच्छे इरादों का ढोंग मत कर। यह मत सोच कि सिर्फ इसलिए कि तू मुझे पापा कहती है, मुझे यकीन हो जाएगा कि तू जैसी औरत दयालु है। अगर तू वाकई मेरे लिए अच्छा चाहती थी, तो उस वक्त तुझे वह सब कुछ नहीं छीनना चाहिए था जो मेरे पास था। मुझे अनामिका का असली उत्तराधिकारी होना चाहिए था। अगर तूने चालें नहीं चली होती, तो उस मरी हुई बूढ़ी औरत ने अपनी वसीयत क्यों बदली, और अनामिका इंटरनेशनल को 20 साल की छोटी बच्ची को क्यों सौंप दिया? अंजलि के पैर डगमगा गए। अगर वह दाई माँ द्वारा सहारा न दी गई होती, तो वह कब की गिर चुकी होती। उसका रंग तेजी से पीला और असहाय हो गया, और वह आखिरकार आंसुओं को रोक न सकी। पापा, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? वह मेरी दादी थी, आपकी माँ। तो मुझे और कैसे सोचना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि तू यशवंत से शादी कर ले, फिर भी तूने 1000 बार मना कर दिया। क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि तुझे डर है कि शादी के बाद अनामिका के सीईओ की कुर्सी मालिक बदल देगी? वरना यशवंत जैसे शख्स की काबिलियत के आधार पर तू जैसी लड़की इतना ऊंचा और नेक प्रस्ताव क्यों ठुकराएगी? रणवीर का गुस्सा हंसी में बदल गया। हाँ हाँ हाँ, मैंने निशाना साध लिया। क्या तुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है कि तू खुद को मारना चाहती है? अंजलि को लगा जैसे आकाश घूम रहा हो और जमीन झुक रही हो। सांस लेना भी मुश्किल हो गया था, जैसे उसके अंपारे में डूब गए हों। उसकी आंखों से झुलसते आंसू बांध टूटने जैसे बह निकले और जमीन पर गिरे। उस पल हमेशा शांत और रानी सी दिखने वाली औरत रोने से खुद को रोक न सकी, वह भी ऐसी शिकायत भरे अंदाज में रोई। अंजलि ने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया क्योंकि वह डूब रही थी, और उसके बोले हुए शब्द गहरे दुख में डूबे थे। जब मम्मी ने इस दुनिया को छोड़ा, तो आप अपनी प्रेमिका की वजह से एक बार देखने के लिए घर भी नहीं आए। जब दादी ने इस दुनिया को छोड़ा, तो आपने उनके ताबूत में जाने तक इंतजार किया, और फिर सिर्फ विरासत की बातें पूछी। मेरी यादों में बाहर की जिंदगी जीने और दादी से पैसे मांगने के अलावा आपने कंपनी के मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। दादी को कंपनी सौंपने में भला कैसे सुकून महसूस होता? दर्द में अंजलि ने रणवीर को देखा, उसके होंठ कांपे, और बोली, पापा, क्या आपको नहीं समझ आता कि आप क्या कर रहे हैं? रणवीर का चेहरा भयावह लग रहा था। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि उन्होंने मुझे मजबूर किया। अगर उन 2 औरतों ने मुझे पहले ही रोककर नहीं मारा होता, तो क्या मुझे सिर झुकाकर पैसे की भीख मांगनी पड़ती? इतने सारे कंपनी के शेयर होने के बावजूद मुझे इतनी कम रकम क्यों मिली? मैं परिवार का इकलौता मर्द हूँ, क्या मुझे हुक्म चलाने वाला नहीं होना चाहिए? तू जैसी लड़की सिर्फ बहाने बनाना जानती है। बहाने, बहाने, तेरे शब्द वाकई हवा के झोंकों जैसे हैं। शिवा को वाकई और सुनना मुश्किल हो रहा था। वह सचमुच नहीं समझ पाया कि अंजलि जैसी औरत का ऐसा मंदबुद्धि और पागल पिता कैसे हो सकता है। शायद यह आसमान का लोगों के साथ मजाक था, या शायद घृणित लोगों को भी दयनीय होना पड़ता है।
एक झटके में शिवा के हाथ ने रणवीर की गर्दन पकड़ ली। उसने थोड़ी ताकत लगाई और रणवीर का चेहरा सांस न ले पाने से लाल हो गया। रणवीर का शरीर गलती से हिल गया, लेकिन वह छूटने में नाकाम रहा। अगर मेरे तरीके से होता तो तू आज कम से कम 7-8 बार मर चुका होता, शिवा ने उदासीनता से कहा। उसने दरवाजे पर थोड़ी घबराई हुई अंजलि की ओर देखा, फिर बोला, लेकिन आखिर में मेरी पत्नी ज्यादा नर्मदिल है। अगर मैंने तेरे जैसे पिता को मार दिया तो वह मुझे आसानी से माफ नहीं करेगी। ये कहकर शिवा ने रणवीर की गर्दन पर अपनी पकड़ ढीली की, लेकिन तुरंत रणवीर की गर्दन पर बिजली की तरह तेज चोट मारी। रणवीर की आंखें पलट गईं और वह तुरंत जमीन पर बेहोश हो गया। शिवा, तूने उसे क्या किया? अंजलि अभी भी चिंतित थी। वह दौड़कर आए और रणवीर की नाक से सांस की जांच करने के लिए झुकी। ये पक्का करने के बाद कि वह मरा नहीं था, उसने राहत की सांस ली। किसी तरह खून पानी से ज्यादा गाढ़ा था। उसे मेरे हवाले छोड़ दे। शिवा ने ठोकर मारी और रणवीर के शरीर को अपने कंधे पर उठाया, फिर पास के कचरा बिन की ओर चला। अंजलि घबरा गई और जल्दी से उसे रोक लिया। उसे मत फेंक, बस इतना काफी है। मैंने उसे अपंग नहीं किया, नहीं मारा, जो पहले से ही तुझे बहुत इज्जत दे रहा है। वह तेरे साथ ऐसा बर्ताव करता है, फिर भी तू उसे अपने पिता मानती है। मैं हैरान हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तू मेरी भावनाओं का भी ख्याल रखेगी। चाहे तू अपने दिल में कुछ भी सोचे, अभी के लिए मैं तेरा पति हूँ। शिवा का स्वर सपाट और नीरस था, लेकिन हर शब्द एक ऐसे कानून जैसा था जो अवज्ञा की इजाजत नहीं देता था। ये कहकर वह सीधे कचरा बिन की ओर चला। अभी मैं तेरा पति हूँ, अभी मैं तेरा पति हूँ। अंजलि की बाहें ढीली पड़ गईं। वह उसी जगह खड़ी रही जैसे उसकी आत्मा ने उसे छोड़ दिया हो, बिना एक शब्द के शिवा की पीठ को घूरती रही। शिवा ने एक बार फिर रणवीर के शरीर को कचरा बिन में फेंक दिया। उसने दाई माँ को चिल्लाते हुए सुना जैसे वह मुड़ने वाला था। मिस अध्याय 53 आधा महीना। गर्मियों की रात देर से उतरी, जो एक सौम्य अंधेरे के साथ नासिक शहर को ढक रही थी। केवल चमकदार नियन रोशनी ने राहगीरों को एक दूसरे के चेहरे देखने की इजाजत दी। शहर को घेरने वाली 2 दिशात्मक 8 लेन सड़क पर कोई भी अनगिनत गाड़ियां देख सकता था, जो टूटते तारों की तरह दिख रही थी। कुछ शहर के दिल में दाखिल हो रही थी, तो कुछ इस दबाव भरे कंक्रीट के जंगल को छोड़ रही थी। नासिक के उत्तरी हिस्से में और गोदावरी नदी के किनारे सड़क के किनारे की हरियाली मध्यम रोशनी में फैली हुई थी, जिसमें रोशनी के इर्द गिर्द कीड़े नाच रहे थे। यह एक शांत दृश्य था, जो उस पल में दिन की चिलचिलाती गर्मी के बावजूद मुश्किल से मिलता था। पास में ही नदी का किनारा अनंत तक फैला था, जैसे सैर की एक पट्टी जो आकाश से गिरी हो। आकाश में दूधिया रास्ते के साथ सनाद रही थी और नदी के किनारे सफेद इमारतों की एक लंबी कतार को प्रतिबिंबित कर रही थी। ये नासिक का सबसे महंगा अस्पताल था। शांत और एकांत वातावरण ने मरीजों को बेहतर तरीके से ठीक होने दिया, लेकिन साथ ही इसके साथ आने वाले बिल इतने ज्यादा थे कि आम लोग डर से पीछे हट जाते। इस समय अस्पताल के गहन चिकित्सा विभाग में एक विशाल और शांत गलियारे पर शिवा और दाई माँ विशेष रूप से लोगों के लिए बनाई गई बेंच पर बैठे थे, चुपचाप गहन चिकित्सा इकाई के बाहर किसी का इंतजार कर रहे थे। शिवा लंबे समय तक खामोश रहे, इससे पहले कि वह आखिरकार थोड़ा अधीर हो गए और सिगरेट निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन उन्हें अचानक याद आया कि यह अस्पताल है और केवल गुस्से में उसे वापस रख सके। आहें भरते हुए वो खड़े हुए और आगे पीछे टहलने लगे। मालिक, दाई की आंखें लाल थीं। वह अभी कुछ देर पहले रोई थी और चिंता के साथ बोली, मालिक, डॉक्टर और नर्स अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? मिस को कोई जान का खतरा तो नहीं है? चिंता मत करो, भले ही मैं डॉक्टर नहीं हूँ, फिर भी मुझे कुछ चिकित्सा ज्ञान है। अंजलि ठीक हो जाएगी, शिवा ने उन्हें सांत्वना दी। शाम को अंजलि को अस्पताल भेजने का दृश्य उनके दिमाग में फिर से उभरा और उन्हें खुद को आसानी से शांत करने में मुश्किल हुई। शिवा ने रणवीर को कचरा बिन में फेंक दिया था। वह मुड़ा और तुरंत अंजलि के पैरों को कमजोर होते देखा, क्योंकि वह लॉन पर खड़ी थी और जमीन पर गिर गई थी। बंदूक की गोली की तरह शिवा ने अंजलि की ओर छलांग लगाए और उसे थाम लिया और देखा कि वह बेहोश हो चुकी थी। उनके पिछले अनुभवों ने उन्हें शांत रहने दिया, जो दाई माँ के बिल्कुल उलट था। उन्होंने शांति से अपना फोन निकाला, एम्बुलेंस को फोन किया और अंजलि को घर के अंदर ले गए। एक साधारण जांच के बाद उन्हें पता चला कि अंजलि को तेज बुखार था, इसलिए उन्होंने तुरंत दाई माँ को ठंडा तौलिया और अन्य प्राथमिक चिकित्सा सामान लाने को कहा और एम्बुलेंस के आने और उसे अस्पताल ले जाने तक उनकी देखभाल की। घटनाओं की इस कड़ी ने शिवा के दिल को उथल पुथल में डाल दिया।
हालांकि यह औरत, जो बर्फ की तरह ठंडी थी और जिसमें भावनाओं की कोई समझ नहीं थी, उसने उन्हें कभी दया या खुशी नहीं दी। लेकिन एक बार जब उसके साथ ऐसा कुछ हुआ, शिवा को असहाय रूप से एहसास हुआ कि वह वाकई उनके दिल से उनकी चिंता करता था। क्या इसलिए कि वह उससे बहुत मिलती जुलती है, या इसलिए कि वह मेरी कानूनी पत्नी है? शायद ये सिर्फ उसकी वजह से है। जब शिवा भावनात्मक उथल पुथल में था, गहन चिकित्सा इकाई का दरवाजा खुला। दाई माँ ने डॉक्टर की कोहनी पकड़ ली और पूछा, डॉक्टर, मेरे परिवार की मिस की हालत कैसी है? डॉक्टर ने सांत्वनादायक मुस्कान दी, चिंता मत करिए, खतरनाक समय बीत चुका है और बुखार कम हो गया है। अब उसे अच्छे आराम की जरूरत है। यह अच्छा है, यह अच्छा है। दाई माँ इतनी खुश थी कि उनकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। धन्यवाद डॉक्टर। डॉक्टर ने अपने फोन की जानकारी पर नजर डाली और संयमित तरीके से पूछा, माफ कीजिए, क्या मिस अंजलि को हाल ही में काम का बहुत दबाव झेलना पड़ा है? दाई माँ ने एक पल के लिए सोचा और ईमानदारी से जवाब दिया, हाँ डॉक्टर, मेरे परिवार की मिस हमेशा बहुत मेहनत करती हैं। इन दिनों वह रात रात भर काम करती हैं। क्या कोई समस्या है? मिस अंजलि का शरीर बहुत कमजोर है। हमारे निदान के मुताबिक ये काम के अत्यधिक दबाव और मानसिक बोझ की वजह से हुआ होगा। डॉक्टर ने कहा, इस बार का बुखार इसलिए हुआ क्योंकि शरीर कमजोर है और उन्हें ठंड लग गई थी। शायद उन्हें अच्छी नींद भी नहीं मिली होगी। इस रफ्तार से भले ही वह इस बार ठीक हो जाएं, फिर भी बार बार ऐसी घटनाएं होंगी और तब ये बीमारी जड़ें जमा लेगी और शरीर पूरी तरह खराब हो जाएगा। दाई माँ का दिल उनके गले तक उछल आया। डॉक्टर, फिर हम क्या कर सकते हैं? मेरे परिवार की मिस को ठीक होना ही चाहिए। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करिए, यह कोई बड़ी बीमारी नहीं है। मरीज को बस अच्छे आराम की अवधि से गुजरना होगा। अगर वह लगभग आधे महीने तक अस्पताल में रह सकती है और आयुर्वेदिक दवाएं ले सकती हैं, तो पूरी तरह ठीक होना मुमकिन है। दाई माँ ने परेशान चेहरा बनाया। आधा महीना? मुझे डर है कि मिसेस के लिए राजी नहीं होंगी। उन्हें राजी होना पड़ेगा। शिवा ने इन शब्दों को ऐसे स्वर में कहा जिसमें बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। फिर डॉक्टर से बोले, डॉक्टर, आयुर्वेदिक दवाओं के अलावा और क्या करने की जरूरत है? आप हैं? मैं अंजलि का पति हूँ, मेरा नाम शिवा है। डॉक्टर ने हैरानी जाहिर की, लेकिन तुरंत मुस्कुराए और बोले, ओह, माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं पता था कि मिस अंजलि शादीशुदा हैं। अगर श्री शिवा के पास वक्त है, तो आप अपनी पत्नी के साथ अस्पताल के बगीचे में ताज़ी हवा लेने जा सकते हैं। मरीज के मानसिक बोझ को भी ठीक करने की जरूरत है, सिर्फ शरीर का ठीक होना काफी नहीं है। शिवा ने सिर हिलाया, गहरे सोच में डूबे हुए। अनामिका इंटरनेशनल जैसी कंपनी का नियंत्रण लेना, जो इतनी कम उम्र में फैशन उद्योग के शिखर पर थी, घर में कोई करीबी रिश्तेदार न होने के बावजूद, जबकि उनके जीवित रिश्तेदार, उनके पिता, बिना किसी योगदान के सिर्फ मुसीबतें खड़ी करते हैं। कारोबारी दुनिया में उन्हें इतने चालाक दुश्मनों से निपटना पड़ता था, फिर भी उनका सामाजिक जीवन इतना अकेला और असहाय था। इसके अलावा राहुल रॉय जैसे अमीर खानदानों के युवा मालिकों द्वारा ताक में रहना, इस औरत का अब तक डटकर सामना करना, वह किसी के दिल से सच्ची इज्जत की हकदार थी। कुछ चिकित्सा कर्मियों से मिलने के बाद दाई माँ ने आह भरी और बोली, मालिक, चूंकि मिस को अस्पताल में भर्ती होना है, तो मैं कुछ जरूरी सामान लेने वापस जाऊंगी। ये ठीक नहीं होगा अगर मिस जागरे और उन्हें कुछ भी चाहिए हो और वह उपलब्ध न हो। आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया, दाई माँ। शिवा ने ईमानदारी से मुस्कुराया। वाकई, अंजलि पूरी तरह अकेली नहीं थी। कम से कम दाई माँ जैसा कोई था, जो उन्हें बड़ा होते देख चुका था और उनकी देखभाल करता था। दाई माँ ने सिर हिलाया, थोड़ा भावुक होकर, मैं जो कर रही हूँ, वह छोटी मोटी बातें हैं। अगर मालिक न होते, तो मिस को मास्टर ने शायद बिल्कुल तबाह कर दिया होता। मालिक ने मिस के लिए कुछ खास काम किए, ये वाकई ऐसा फैसला था जो इससे बेहतर नहीं हो सकता था। इनकार न कर पाने पर शिवा खुद पर हंसे। अगर उनके पास वाकई एक दो हुनर न होते, तो अंजलि को रणवीर ने सख्त तनाव में धकेल दिया होता। उन्होंने संयोगवश उनसे शादी करने पर जोर दिया था और अप्रत्याशित रूप से पहला पुरस्कार जीत लिया था। दाई माँ के जाने के बाद शिवा ने धीरे से वार्ड के लकड़ी के दरवाजे को खोला और नर्म कदमों के साथ अंदर दाखिल हुए। कमरा अंधेरा था, केवल बिस्तर का दीपक एक कोमल चमक बिखेर रहा था, जो शुद्ध सफेद बिस्तर को ढक रहा था। अंजलि के काले बाल इधर उधर बिखरे हुए थे। उनका आमतौर पर ठंडा और खूबसूरत चेहरा अब कमजोर लग रहा था। वह बंद आंखों के साथ चुप थी और उनकी सांस सामान्य थी, लेकिन उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी, जैसे वह कोई बुरा सपना देख रही हो।
क्या उन्हें अपने सपनों में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? शिवा बिस्तर के पास एक कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने गहरी सोच में डूबे हुए सामने बेहोश पड़ी औरत को देखा। उनका फिगर, उनका चेहरा और उनका स्वभाव सब उस शख्स से मिलता जुलता था। धीरे धीरे शिवा ने समय का हिसाब खो दिया। खटखट, एस्टरिस्क। वार्ड का दरवाजा अचानक 2 बार खटखटाया गया। इससे पहले कि शिवा अपना सिर घुमा पाते, किसी ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अध्याय 54, सर्वश्रेष्ठ मित्र। जिस व्यक्ति ने प्रवेश किया उसने भी सावधानी से सांस ली, जैसे कि अंजलि को जगाने का डर था, जो बिस्तर पर सो रही थी। शिवा को कदमों की आवाज से पता था कि ये दाई माँ नहीं है। वह उस व्यक्ति को देखकर हैरान रह गया जिसने प्रवेश किया, और भड़क उठा। ये तुम यहाँ क्यों हो? मीरा राजपूत ने हैरानी में पूछा और अपनी प्यारी और आकर्षक आंखों को चौड़ा किया, जिससे उनका मनमोहक चेहरा मध्यम रोशनी में बेहद लुभावना लग रहा था। यह मेरा सवाल भी है, तुम यहाँ क्यों हो? शिवा डूब गया। उनके और अंजलि के बीच का रिश्ता गोपनीय था। अगर मीरा राजपूत को पता चल जाता तो ये दोनों के लिए कई अनावश्यक परेशानियां ला सकता था। जब वे दोनों अभी भी स्तब्ध थे, दरवाजा एक बार फिर खुला। दाई माँ एक सूटकेस खींचते हुए आई, मुस्कुराई और बोली, मिस मीरा, ये वही मालिक है जिनका मैंने जिक्र किया था। ये सब मालिक की वजह से है कि मिस अब तक डटी रही। दाई माँ, मीरा राजपूत ने अविश्वास के साथ शिवा की ओर इशारा किया और लगभग सदमे में चिल्लाई, आप कह रही है कि शिवा अंजलि का पति है? क्यों, तुम हैरान हो? चूंकि दाई माँ ने पहले ही रहस्य खोल दिया था, शिवा अब नाटक करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक शरारती मुस्कान बनाई और पूछा, या फिर कह सकती हो कि मैंने मिस मीरा के दिल को ठेस पहुंचाई, क्योंकि उन्हें पता चला कि उन्होंने मेरे जैसे शानदार इंसान के साथ कुछ होने का मौका खो दिया। तारांकन थूक। तारांकन। मीरा राजपूत ने अपने दांत भींचे, गुस्से से भड़क कर बोली, मैं बस हैरान हूं कि अंजलि ने अचानक बिना एक शब्द कहे तुमसे शादी क्यों कर ली, और यहाँ तक कि अपने पति के रूप में तुम जैसे बदमाश को चुना। तुमने जरूर कोई चाल या साजिश रची होगी। दाई माँ ने दोनों को एक दूसरे पर तंज कसते देखा और जल्दी से उन्हें रोकते हुए बोली, बस करो मिस मीरा, मालिक यह अभी भी एक वार्ड है। आप दोनों मिस के सबसे करीबी हैं, कम बहस करना और ज्यादा दोस्ताना होना बेहतर है। शिवा का मुंह टेढ़ा हो गया और उन्होंने पूछा, दाई माँ, आप उनके साथ यहाँ क्यों आईं? दाई माँ मुस्कुराई और समझाया, जब मैं सूटकेस लेने घर लौटी तो मिस मीरा ने पूछा कि क्या मिस घर पर है। मालिक को शायद नहीं पता, लेकिन मिस मीरा और मिस एक दूसरे को लंबे समय से जानती हैं। जब पुरानी मालकिन जिंदा थी तब वे अक्सर साथ रहती थीं। अब वे अनामिका इंटरनेशनल में भी एक साथ काम करती हैं, इसीलिए उनका रिश्ता बहुत अच्छा है। पहले वे अक्सर हमारे घर खाने के लिए भी आती थी और पुरानी मालकिन के देहांत के बाद ही कमाने लगी। इसलिए जब मिस मीरा ने पूछा तो मैंने सच नहीं छिपाया। जब मिस मीरा ने सुना कि मिस को अस्पताल में भर्ती किया गया है तो उन्होंने मेरे साथ आने की जिद की। यह प्रत्याशित था कि मीरा राजपूत और अंजलि वाकई सबसे अच्छी दोस्त थी। ये सही था। जब उन्होंने उन्हें कंपनी में देखा तो उन्हें लगा था कि उनकी पत्नी और उनकी सीनियर के बीच बहुत अच्छे संबंध थे, तो पता चला कि वे निजी तौर पर इतनी करीब थीं। फिर मैं तुम्हारी चिंता के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मिस मीरा। अंजलि खतरनाक दौर से गुजर चुकी है। अगर तुम थकान महसूस कर रही हो तो घर लौट सकती हो और आराम से सो सकती हो। मीरा राजपूत ने शिवा पर आंखें तरेरी। हालांकि वह अभी भी उदास और नाराज थी कि ऐसा शख्स सीईओ का पति बन गया, लेकिन ऐसी बातों पर चर्चा करने का ये वक्त नहीं था। बिस्तर के किनारे चलते हुए उन्होंने अंजलि के पीले चेहरे की सावधानी से जांच की और चिंता के साथ बोली, अगर तुम सोना चाहते हो तो अपने आप जाकर सो जाओ। मैं यहाँ रहना चाहती हूँ और अंजलि के साथ हूँ। ऐसा नहीं कि वह तुम्हारी पत्नी है। तुम उनके साथ क्या कर रही हो? शिवा ने मजाक किया। बकवास। मीरा राजपूत भड़क गई। बेहतर होगा तुम यह न सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम अंजलि के पति बन गए हो मैं कुछ नहीं कर सकती। हम 8 साल से एक दूसरे को जानते हैं, तुम्हें कुछ पता नहीं। मुझे पता है कि अगर तुम इतनी जोर से बोलती रही तो मेरी प्यारी पत्नी तुम्हारी वजह से जाग जाएगी। शिवा ने असहाय भाव से इशारा करते हुए उन्हें चुप रहने को कहा। मीरा राजपूत ने तुरंत अपना मुंह ढक लिया। शिवा को घूरा और धीरे से बोली, मैं आखिरकार समझ गई कि अंजलि तुम्हें नौकरी से निकालने के खिलाफ इतनी सख्ती से क्यों थी, क्योंकि पता चला कि तुम्हें निकाला नहीं जा सकता। यह इसलिए कि मैं गंभीर, जिम्मेदार और काबिल हूँ। शिवा ने मीरा राजपूत की ओर पलक झपकाए। मिस मीरा, महीने के अंत में मुझे बोनस देना न भूलना,
मैं 4 लाख रुपये वसूल करने में कामयाब रहा। इस बात को सामने लाते ही मीरा राजपूत के दिल में आग भड़क उठी। वह ठंडी पड़ गई और अब शिवा पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने एक कुर्सी खींची और बिस्तर के पास बैठ गई, एक शब्द भी न बोला। दाई माँ, जो अपनी चीजें व्यवस्थित कर रही थी, ने ये दृश्य देखा और केवल आह भर सकी। एक खामोश रात, वार्ड की खिड़की से चांदनी एक साफ झरने की तरह बह रही थी, सुकूनदायक और शांत लग रही थी। ये पहले से ही आधी रात थी। दाई माँ ने कपड़े और अन्य जरूरी सामान व्यवस्थित करने में लंबा वक्त बिताया, फिर ड्रैगन गार्डन की विला में इंतजार करने के लिए लौटने का फैसला किया। आखिरकार इतने बड़े घर की देखभाल किसी को तो करनी थी और कई कामों को संभालना था। इसके अलावा अस्पताल में विशेष नर्सिंग कर्मी थे। वह दिन में अंजलि के साथ रह सकती थी, इसलिए रात भर रुकना जरूरी नहीं था। वार्ड में अंजलि के अलावा जो गहरी नींद में थी, केवल शिवा और मीरा राजपूत थे, जो चुपचाप बिस्तर के विपरीत किनारों पर बैठे थे। कुछ समय बीतने के बाद मीरा राजपूत वाकई इस मृत वातावरण को बर्दाश्त नहीं कर सकी और बोली, तुमने अंजलि से शादी कैसे की? उन्होंने पहले कभी इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। हम मूल रूप से इसे गुप्त रखने का इरादा रखते थे, लेकिन चूंकि तुम्हें पहले ही पता चल गया है, मुझे उम्मीद है कि तुम इसे किसी को नहीं बताओगी। शिवा ने कहा, मैं कोई गपशप करने वाली लड़की नहीं हूँ, मैं अंजलि की बहन हूँ। मीरा राजपूत थोड़ा असंतुष्ट थी। इसके उलट तुम अचानक प्रकट हुए और अंजलि के पति बन गए। क्या ऐसा इसलिए कि तुमने कोई अनैतिक साजिश रची? शिवा ने हंसते हुए कहा, दाई माँ ने जो कहा, तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानती हो, तुम्हें उनसे ज्यादा परिचित होना चाहिए, है ना? ये सही है, मीरा राजपूत ने कहा। जब मैं छोटी थी तो अंजलि की दादी, जो पहले की सीईओ भी थी, ने मेरी मदद की। इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ। अंजलि मेरी प्यारी बहन है और मेरे मददगार की संतान भी। मैं किसी को भी उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगी। शिवा ने मीरा राजपूत की युद्ध भरी नज़र को नज़रअंदाज किया और आगे बोले, चूंकि तुम दोनों एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानती हो, तुम्हें क्या लगता है तुम में से कौन ज्यादा बुद्धिमान है, तुम या वह? वह ज्यादा होशियार है। मीरा राजपूत बहुत स्पष्ट थी। उन्होंने शिवा पर आंखें तरेरी और बोली, हालांकि मुझे इसे स्वीकार करना पसंद नहीं, लेकिन बचपन से अब तक वह हमेशा मुझसे एक कदम आगे रही है, चाहे हम कुछ भी करें। मैं चाहती हूँ कि मेरा हिस्सा हो और काम में उनके बोझ को बांटने में मदद करूँ। फिर क्या तुम्हें लगता है कि वह ये नहीं सोच सकती जो तुम सोच सकती हो? हमारी शादी के लिए मेरे अपने कारण थे और उनके अपने। ये तुम्हारा कोई काम नहीं है, शिवा ने कहा। मीरा राजपूत ने अपने दांत भींचे और बोली, अगर तुम बताना नहीं चाहते तो मत बताओ। तुम तर्कों से भरे हो और बिना गाली दिए अपमान करते हो। यह मत सोचो कि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए काबू नहीं कर सकती क्योंकि तुम अंजलि के पति हो। मैं अभी भी तुम्हारी सीनियर हूँ। मैं बस कुछ ऊंची बुद्धि वाले खेल खेलता हूँ और अपने खाली समय में अपनी बहनों के साथ गपशप करता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी मानसिक भलाई के लिए सलाह देता हूँ। अगर तुम मुझे परेशान नहीं करोगी तो मैं तुम्हें तंग करने के लिए बहुत आलसी हूँ। शिवा ने सिर हिलाया और खड़े हो गए। देर हो चुकी है, मेरे पास कल करने के लिए काम है। मिस मीरा, अगर तुम घर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुम रुकना चाहती हो तो ठंड न लग जाए। ये कहकर उन्होंने अंजलि पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ नजर डाली और बिना पीछे मुड़े कमरे से बाहर चले गए। मीरा राजपूत ने शिवा के पीछे अपनी छोटी मुट्ठी लहराई। वह अपने पैर पटकना और थोड़ा गाली देना चाहती थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने खुद को रोक लिया। शिवा के जाने के काफी देर बाद मीरा राजपूत ने एक लंबी आह भरी। उन्हें लगा कि ऐसे शख्स पर गुस्सा करना इसके लायक नहीं है। उन्होंने अंजलि का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उन्होंने धीरे से खुद से कहा, अंजलि, तुमने अपने पति के रूप में ऐसे बदमाश को क्यों चुना? भले ही यह सिर्फ दिखावा करने और दूसरों को धोखा देने के लिए हो, तुम्हें खुद को इस तरह तकलीफ देने की जरूरत नहीं, ठीक है? वाकई यह अभी भी ठीक है। मीरा राजपूत चौंक गई। उन्होंने देखने के लिए सिर उठाया। पता नहीं कब अंजलि ने अपनी आंखें खोल ली थीं। हालांकि अंजलि का रंग थका हुआ था, फिर भी वह जाग चुकी थी और उन्हें धीरे से देख रही थी। अंजलि, तुम जाग गई? तुम कब उठी? मीरा राजपूत सुखद आश्चर्य में थी। अंजलि ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। जाहिर तौर पर मीरा राजपूत जैसे दुर्लभ दोस्त के साथ बहुत आत्मीय थी। वह चला गया तो मैं जाग गई। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम कब से जाग रही थी और जानबूझकर उसके जाने का इंतजार कर रही थी? मीरा राजपूत को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। अगर वह यहाँ होता तो मैं जागने की हिम्मत नहीं करती।
अंजलि की आंखों में एक जटिल भावना चमकी। इसके बाद उन्होंने और बात नहीं की और अपनी आंखें बंद कर लीं। अध्याय 55। मालिक समझदार है। रात में नासिक के रॉय परिवार के भव्य विला में, जो चमचमाती रोशनी से जगमगा रहा था, बड़े बगीचों और गलियों से घिरा हुआ, जहां हर तरफ सुरक्षाकर्मी गश्त कर रहे थे। बैरोक शैली के कमरे में, जो कुछ हद तक मंद रोशनी में था, राहुल रॉय, जिसने काला पजामा पहना था, बार काउंटर पर बैठा था। उसने खुद के लिए एक गिलास सुला रासा रेड वाइन डाला। उसने गिलास उठाया और कुछ बार घुमाया। इससे पहले कि वह एक घूंट लेता, दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। अंदर आओ। राहुल रॉय ने अपनी भौहें उठाई। रॉकी खुशी से उछलता हुआ एक टी शर्ट में आया, जो इतनी बार धुल चुकी थी कि उसका रंग फीका पड़ गया था, और फटी हुई जीन्स की एक जोड़ी में। उसके चेहरे पर दाढ़ी ऐसी थी जैसे हफ्तों से नहीं मुंडी हो, जबकि उसके शरीर की दुर्गंध दूर से ही महसूस हो सकती थी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, दरवाजा एक कला का टुकड़ा है। अगर अंदर आना है तो आवाज दो। राहुल रॉय अपने इस मातहत के प्रति असहाय महसूस कर रहे थे। रॉकी ने हंसते हुए कहा, मैं बहुत उत्साहित था और ये बात भूल गया। तुमने इसे कभी याद ही नहीं किया। राहुल रॉय ने रॉकी पर नजर डाली। रॉकी का मूड थोड़ा खराब हुआ और उसने अनजाने में अपने तलिए सिर को खरोंच लिया। मालिक, क्या आप जानते हैं कि मैंने आज क्या देखा? राहुल रॉय खिड़की की ओर चले गए और उदासीनता से बोले, झाड़ियों के इर्द गिर्द मत घूमो। आप इतने बेरुखे हैं, कोई आश्चर्य नहीं कि आप उस रावत उपनाम वाली लड़की को नहीं पा सके। रॉकी बड़बड़ाया, फिर बोला, रणवीर मिलने आया था। उसने शिवा से निपटने के लिए मदद मांगी। मैं उस स्थिति का फायदा उठाना चाहता था और उसे 5 रिटायर्ड सैनिक उधार दिए। अप्रत्याशित रूप से उन 5 को आज शिवा ने अकेले ही धूल चटा दी। रणवीर को फिर से कचरा बिन में फेंक दिया गया। क्या आपको नहीं लगता कि यह मजेदार है, मालिक? हाँ, वह उसका ससुर है और उसने उसे 2 बार कचरा बिन में फेंका। राहुल रॉय ने अपने हाथ में वाइन गिलास घुमाया, एक पल सोचा और बोला, इस शिवा की बात करें तो वह वाकई इतना साधारण नहीं है। यह अफसोस की बात है कि उसके बारे में इतनी कम जानकारी है। उसे समझना बहुत मुश्किल है। रॉकी ने तंज में कहा, ऐसा तो नहीं कि मालिक डर रहे हैं, है ना? डर? राहुल रॉय ठंडेपन से मुस्कुराए। वह कुछ मुके और लाते मारना जानता है और उसकी जुबान तीखी है। मैं उससे क्यों डरूंगा? एक छिपा हुआ बाघ एक गुप्त सांप से नहीं निपट सकता। वह एक छोटा मोटा किरदार है जो 6 महीने पहले विदेश से लौटा था। क्या यह मुमकिन है कि वह आसमान पलट दे? फिर मैं अब उसके साथ कैसे निपटूं? मैंने सुना है कि कुछ निकम्मे गुंडे कह रहे थे कि उसकी हरकतें बहुत तेज थीं। मेरे हाथ अभी खुजली कर रहे हैं, रॉकी ने उत्साह से कहा। राहुल रॉय ने सिर हिलाया, कोई जरूरत नहीं। इस मामले में हम अभी के लिए ध्यान नहीं देंगे। अंजलि की बात करें तो वह आम तौर पर कैसी है, शायद वह खुद भी नहीं जानती। इस शहर में वह सबसे बुद्धिमान औरत नहीं हो सकती, नहीं सबसे कमजोर, लेकिन वह निश्चित रूप से सबसे खतरनाक औरतों में से एक है। उसे किनारे पर मत धकेलो और उसे वह करने के लिए मजबूर मत करो जो वह नहीं करना चाहती। मालिक, आपने हमेशा मिस अंजलि को इतना महत्व क्यों दिया? उनकी खासियत क्या है? रॉकी ने हैरानी से पूछा। राहुल रॉय ने रेड वाइन का एक छोटा घूंट लिया। मैं पूरी तरह निश्चित नहीं हूँ, लेकिन ज्यादा सावधान रहना कभी गलत नहीं होता। शिवा के बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। उस मूर्ख रणवीर ने निश्चित रूप से इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ा होगा। मालिक समझदार है। चापलूसी कम करो, मेरे कमरे से निकल जाओ और नहा लो। मैंने पिछले हफ्ते ही तो नहाया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भोर में अगले दिन शिवा ने नाश्ता खरीदने के लिए अपनी कार को नासिक के पश्चिमी बाजार में ले गए। जैसा कि उम्मीद थी, बूढ़े लालजी ने अपने हमेशा के स्थान पर खुशमिजाज चेहरा लिए अपना ठेला लगा रखा था। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत अच्छे मूड में थे। शायद उन्हें पता चल गया था कि ठाकुर परिवार के पिता और बेटे के साथ क्या हुआ, और उनके दिल का सारा बोझ उतर गया था। शिवा को आते देख वे मुस्कुराए और अभिवादन किया। छोटे शिवा, तुम आ गए। मैंने सुना कि तुमने किसी कंपनी में काम शुरू कर दिया है। ये बहुत अच्छा है, यही एक जवान को करना चाहिए। दोनों काम तो काम ही हैं, इसमें ज्यादा फर्क नहीं। शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अफसोस की बात है कि अब मेरे पास तुम लोगों के साथ बेवकूफ़ी भरी गपशप करने का ज्यादा वक्त नहीं होगा। ऑफिस में काम करना वाकई कम आरामदायक है। लालजी ने शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। वो छोटी रिया कल रात बहुत खुश थी। तुमने उससे कुछ कहा क्या? शिवा ने एक पल सोचा और बोले, मैंने आज उसे उसके स्कूल में मिलने का वादा किया है।
लालजी के चेहरे पर अचानक समझदारी की चमक आई। उन्होंने शिवा के कंधों पर थपकी दी। जवानों को आपस में अच्छे से मिलना चाहिए। मेरी रिया का स्वभाव बहुत साफ है, तुम उसे दुखी मत करना, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। लालजी की मुझे पहले से पता था वाली अभिव्यक्ति देखकर शिवा समझाना चाहते थे, लेकिन जो शब्द उनके गले तक आए उन्हें कहना बहुत मुश्किल था। इसलिए वे केवल उन्हें निगल गए और अजीब ढंग से सिर हिलाया। एक बार फिर नाश्ते के तरह तरह के थैले ऑफिस ले जाने के बाद पीआर विभाग की महिलाओं के समूह ने पहले से ही ललचाई नजरों से सिर उठा लिया था। नाश्ते की ढेर सारी चीजें देखकर उन्होंने एक बार फिर शिवा की तारीफ की। शिवा के अपनी कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने कंप्यूटर चालू करने और अपने पेशेवर गेमिंग करियर का नया दिन शुरू करने की इच्छा महसूस की, लेकिन मीरा राजपूत को थकी हुई अभिव्यक्ति के साथ ऑफिस में दाखिल होते देखा। शिवा पर नजर पड़ते ही मीरा राजपूत ने उनकी मेज पर वड़ा पाव के एक बड़े थैले के अवशेष देखे और तुरंत गुस्से से भर गईं। यह आदमी किसी का पति होने के नाते अपनी पत्नी के अस्पताल में होने के बावजूद वहां नहीं गया और इसके बजाय ऑफिस में महिलाओं के लिए नाश्ते का ढेर खरीद लाया। वे खुद को रोक न सकी और तिरस्कार व उपहास के साथ बोली, तुम अपने सहकर्मियों के लिए बहुत विचारशील हो और यहाँ तक कि नाश्ता खरीदने में भी अपना सर्वश्रेष्ठ करते हो, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम कुछ खास लोगों के लिए कुछ लाना भूल गए। मिस मीरा कुछ चाहती हैं? कोई बात नहीं, अभी बहुत कुछ बचा है। शिवा ने अपने हाथ में एक मिसल पाव उठाया, उदारता से उसे मीरा राजपूत की ओर बढ़ाया। तुम जानते हो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मीरा राजपूत ने धीरे से कहा। शिवा असहाय ढंग से हंसे। अंजलि को हल्का और स्वस्थ खाना खाना चाहिए। दाई माँ खाना बनाकर स्वाभाविक रूप से उसे भेज देंगी। मैं एक मरीज को मिसल पाव और वड़ा पाव तो नहीं ला सकता, जिसे ठीक होने की जरूरत है, ठीक ना? बेरहम, तुम्हें बहाने बनाने की जरूरत नहीं। हालांकि यह स्पष्टीकरण बहुत तर्कसंगत था, मीरा राजपूत ने इसे स्वीकार नहीं किया। ये जानते हुए कि इस औरत का उनके प्रति पूर्वाग्रह पहले से ही गहरा था, शिवा ने उन्हें खुश करने की कोशिश में अपनी मेहनत बर्बाद करने का इरादा नहीं किया। उन्होंने कंधे उचकाए, मिसल पाव अपने मुंह में डाला और खाने लगे। मीरा राजपूत पूरी रात अस्पताल में अंजलि के साथ थी और भूखी थी। ऑफिस में खाने की खुशबू सूंघने के बाद उनका पेट भूख से गुर्राने लगा। शिवा को मिसल पाव वापस लेते देख वे और ज्यादा गुस्सा हो गईं और शिवा को छोटा और निर्लज समझकर मन ही मन कोसा। वे जल्दी से आगे बढ़ी, मेज से पकोड़े का एक थैला उठाया और तेजी से अपने ऑफिस में चली गईं। भूखी होकर भी बहस करने की कोशिश करती है, शिवा ने हंसते हुए फुसफुसाया। जब दोपहर के भोजन का समय हुआ, शिवा ने 3 महिलाओं को एक साथ लंच के लिए आमंत्रित किया और फिर अस्पताल की ओर रवाना हुए। दिन के वक्त नासिक प्राइम अस्पताल काफी शांत था, क्योंकि सभी बड़े अस्पताल ऐसे ही होते हैं। फिर भी मरीज कम थे, हालांकि यह मरीजों के लिए पूरी तरह अनुकूल था। शिवा ने अंजलि के वार्ड की ओर रास्ता लिया। दरवाजा खुला था और अंदर से आवाजें बाहर आ रही थीं। पास जाकर सावधानी से देखने पर ये 2 दिन पहले के 2 परिचित चेहरे थे। अंजलि, इस अस्पताल के अध्यक्ष से मेरे अच्छे रिश्ते हैं। मैं उन्हें कहकर तुम्हें सबसे अच्छा नर्सिंग वार्ड दिलवा दूं, इसे मेरी छोटी सी भेंट समझो। अंजलि शुद्ध सफेद तकिए के सहारे टिकी थी। उनका बर्फीला गोरा चेहरा खिड़की से बाहर आसमान की ओर देख रहा था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, जरूरत नहीं, आने के लिए धन्यवाद। अंजलि, ये शब्द बहुत ठंडे हैं। अगर मैं हाल ही में व्यस्त न होता तो मैं तुम्हारे साथ अस्पताल में और ज्यादा वक्त बिताता। वाकई, हमारे जैसे लोगों के लिए इस तरह का शांतिपूर्ण संपर्क बहुत कम मिलता है। राहुल रॉय ने कुछ अफसोस के साथ कहा। इस बार अंजलि को जवाब देने में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, जैसे कुछ सुना ही न हो। वे खिड़की से बाहर घूरती रहीं। दाई माँ, जो नाश्ते के बर्तन साफ कर रही थी, को लगा कि कमरे का खामोश माहौल बहुत अजीब था। वे अंजलि की ओर से कुछ विनम्र शब्द बोलने वाली थी, तभी उन्होंने वार्ड के प्रवेश द्वार पर शिवा को खड़ा देखा। उन्होंने तुरंत राहत भरी मुस्कान दिखाई और बोली, मालिक, आप आ गए।